नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे साइंस में बायो। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो सर सबसे पहले बायोलॉजी जैसे ही कहते हैं सीधा हमारा ध्यान आता है दो पार्ट, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे या आप रेगुलर टच में होंगे तो सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो जूलॉजी से बनते हैं, क्योंकि बॉटनी से बमुश्किल से प्लांट हार्मोन, डिजीज, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन किससे रहता है? जूलॉजी से। तो बायो की बात करें यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायो कौन हो गया? तो एरिस्टोटल, अरस्तु। जूलॉजी की बात करें तो अरस्तु। लेकिन बॉटनी जैसे बात करेंगे हम थियोफ्रेस्टस, यानी बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। और आज बायो में, जूलॉजी में एक इनिशियल शुरुआती की अगर हम बात करें तो सेल और टिश्यू यानी कोशिका और उत्तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल है क्या। ये सेल यानी सर एक लिटिल रूम, छोटा कमरा, जिसमें से सारा का सारा कंट्रोलिंग यहीं से होता है। सेल की बात करें तो द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? या तो हम कह सकते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी। यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कह सकते हैं या कोशिका विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें, क्वेश्चन देखें, तो सर आपके ऑप्शन में रहता क्या है? साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, सेल विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी कहेंगे। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं कि सेल में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम कोई भी लाइफ हो, जीवन की शुरुआत कहां से होगी? सेल से होगी। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक, मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। एक क्वेश्चन आता है कि सेल कैसा वर्ड है? लैटिन है, अरेबिक है, इंडियन है? तो सेल इन लैटिन वर्ड, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा कमरा। और यही छोटा कमरा से सारा कुछ कंट्रोल होगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा। अरे बात समझ में? तो यानी इसमें से क्या निकल कर आया कि सेल क्या है? तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। लैटिन वर्ड सेल का मीनिंग क्या होगा? लिटिल रूम, छोटा कमरा। सबसे पहले अगर सेल की बात किया जाए तो खोज किसने की? द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर सेल की बात करें रॉबर्ट हुक साहब, लेकिन जैसे ही सेल थ्योरी की बात करेंगे, सेल थ्योरी यानी कोई भी सेल का निर्माण अपने प्राथमिक सेल, प्राइमिटिव सेल से ही होता है। यही कहा था स्लाइडन और स्वान साहब ने मिलकर। यानी जब आपके एग्जाम में पूछे जाए सेल, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा की गई। कब किया गया? 1665, 1665 ईस्वी में किया गया। लेकिन सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान इन 1839। 1839 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अभी कुछ देर पहले कहा द स्टडी ऑफ द सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो याद रहे मैक्सिमम जो सेटर पूछा है पहले के एग्जामों में, पहले के परीक्षा में, तो ऑप्शन रहा है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल या साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का अध्ययन है।
स्टडी ऑफ द सेल। यानी इस स्लाइड की बात करें तो कितने क्वेश्चन निकल कर आए? 3 क्वेश्चन निकल कर आए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया गया किसके द्वारा? स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा। तो देखेंगे सेल थ्योरी है क्या। ये सबसे पहले देखिए, ये है सेल। यानी आप सोचिए कि हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे कई अरब सेल होंगे और यही सब सेल मिलकर आगे जाकर जब टिश्यू देखेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन है। ये सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमारा वन लाइनर या कहीं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखिए, लेकिन कुछ हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आता है, सर आप देखे होंगे, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल। तो सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये क्या है? एक सबसे छोटी सेल है। ये जब आपके एग्जाम में पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, तो कभी कभी ये ऑप्शन ना देकर केवल ये ऑप्शन रहता है माइकोप्लाज्मा। तो याद रहे, दोनों अगर याद कर लें तो ज्यादा बेटर है हमारे लिए, और अगर याद नहीं होता है तो डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। माइकोप्लाज्मा हमेशा याद रखिए कि सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? माइकोप्लाज्मा होगी। अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे, आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेल सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन, जिसको हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये कहां होगा? ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में, खासकर ब्रेन में होगा। अरे बात समझ में? यानी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है जो मानव शरीर में और खासकर कहां? ब्रेन, कंट्रोलिंग पावर ब्रेन में है। तो हमने देखा सबसे छोटी, सबसे लंबी, लेकिन एक सबसे बड़ी क्या होगा? सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सर अब ये देखिए, इस इमेज के जरिए कंपेयर करिए सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब सोचिए एक नॉर्मल अंडा और एक शुतुरमुर्ग का अंडा, कितने बड़ी सेल है ये। इस इमेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे, देखिए एक छोटा सा अंडा दिख रहा है और एक बड़ा अंडा दिख रहा है, यानी दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी सेल है इसी सेल से शुतुरमुर्ग। तो 3 चीज देखा, छोटी, लंबी और फिर बिगेस्ट यानी बड़ी। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम आ जाएं मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं जो दिया किनके द्वारा? तो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया। सबसे पहले समझिए, ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ सेल। सभी जीव एक कोशिका से बने होते हैं। जितने सारे जीव हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सबका निर्माण किससे होता है? एक कोशिका से। यानी कह सकते हैं कि द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ द सेल। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। यानी या तो हम इस सेंटेंस को पढ़ें या इस सेंटेंस को पढ़कर इसे हम समझने का प्रयास करें। जितने सारे जीव हैं सब एक कोशिका से बनेंगे, यानी प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। आगे देखिए, तो कहा क्या? कुछ देर पहले कहा जितने सारे सेल हैं सब अपने प्रिमिटिव सेल यानी कहें प्राथमिक सेल से ही बना होता है। यानी इच सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, चाहे माइटोसिस और मियोसिस के रूप में टूटे। यानी एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्रत्येक जीव एक एकल कोशिका से अपना जीवन शुरू करता है। यानी एक कोशिका है
यही टूटा और फिर कोशिका का धीरे 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 कोशिका बनते चला जाता। ये है सेल थ्योरी। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिकीय जीव दो प्रकार के होंगे, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोट्स या कहें यूकैरियोटिक। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, यूकैरियोट्स कहें या यूकैरियोटिक कहें। तो कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होंगे? सेल दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखते हैं दोनों में अंतर क्या है और कॉमन क्या दोनों में पाया जाता है। देखिए, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, दोनों में डीएनए होंगे, राइबोसोम दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होंगे। और क्या नहीं होगा? अगर हम यूकैरियोट की बात करें, न्यूक्लियस होगा, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर हो सकता है। इसमें हमेशा प्रोकैरियोट में सिंगल सेल्ड होगा, एकल कोशिका होंगे। न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा इसमें। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से क्या प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है? ये एक कोशिकीय हो गया, सिंगल सेल है ना, एक कोशिकीय। ये हिंदी में क्या हो गया? ये हो गया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और ये हो गया बहुकोशिकीय, ये हो गया बहुकोशिकीय, यानी मल्टीपल, मल्टी सेलुलर है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और ये स्मॉल एंड सिंपल छोटा होगा, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए, एक तरफ है प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ है यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, प्रारंभिक और अपूर्ण कोशिकाएं आकार में छोटी होंगी। लेकिन हम यूकैरियोट की बात करेंगे, हम एग्जांपल ले लें ह्यूमन बीइंग की, तो एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, उन्नत और पूर्ण कोशिकाएं साइज में क्या होंगी? आकार में बड़ी होंगी। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नाभिक अनुपस्थित है। जबकि यूकैरियोट में क्या होगा? द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, नाभिक मौजूद है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसमें नाभिक अनुपस्थित होगा वो हमेशा अपूर्ण होंगे, वो हमेशा अपूर्ण होगा। अब देखिए, जब भैया न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। और यूकैरियोट में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली मौजूद है। ये सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए तो प्रोकैरियोटिक को कहते हैं एकल कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। क्यों? कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, एकल गुणसूत्र जो आकार में गोलाकार होगा। और यूकैरियोट्स में क्या होगा? मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से अधिक गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अब सेल डिवीजन देखिए, इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन फिजन के जरिए, विखंडन के जरिए, या बडिंग, मुकुलन के जरिए भी होता है इसमें, या बडिंग। एग्जाम्पल प्लांट, फूल, बडिंग। और यूकैरियोट्स में क्या होगा? सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के जरिए। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि यूकैरियोट्स में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, किस तरह से होता है? ऑप्शन में रहेंगे फिजन, बडिंग, माइटोसिस और मियोसिस। तो याद रहे, यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के रूप में होता है। अब सर इसमें एकल कोशिकीय है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। जबकि यूकैरियोट में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह झिल्ली बाध्य अंग मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक सेल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है फॉर एग्जाम। क्योंकि एक सेल के लिए तो जाहिर सी बात है भाई, सारा कुछ जितने सारे होंगे एक सेल में सब कुछ
इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लेकिन हमें देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, यानी ऊपर का जो पार्ट होगा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल को अगर हम समझना है हमें, तो सेल को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें सेल मेम्ब्रेन को, कि सेल मेम्ब्रेन ये है क्या। देखिए, आइए समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें तो सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिका की बाहरी आवरण। यानी हम समझ लें कि कोई सेल है और उस सेल का जो आउटर पार्ट है, बाहरी भाग है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। ये कहां मौजूद होगा? प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा जंतु कोशिका में मौजूद होगा। तो सर, प्लांट में क्या होगा? प्लांट में सेल वॉल होता है। प्लांट में सेल वॉल होगा। सेल वॉल होगा क्यों? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा रिजिड तो है नहीं। लेकिन प्लांट को भैया अब खड़े रहने के लिए, आंधी है, तूफान है, तो हम आंधी तूफान से बचने के लिए क्या करेंगे? कहीं छुप जाएंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन अब प्लांट को आंधी तूफान से लड़ने के लिए जब तक वो रिजिड नहीं होगा तब तक वो झेल नहीं सकता है। थोड़ी सी हवा चलेंगी और पेड़ पौधे गिर जाएंगे। इसलिए सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में, जो बना होता है सेलुलोज का। तो प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज लिविंग। या कैसा होगा? यह जीवित है, थिन पतली है, फ्लेक्सिबल, डबल लेयर एंड सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन, और चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक रूप से पारगम्य यानी हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। ठीक है, तो बना किससे होता है? ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका निर्माण किससे होता है? लिपिड्स, प्रोटीन एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण लिपिड से होता है, प्रोटीन से होता है, और कार्बोहाइड्रेट की छोटी संख्या, यानी समझ लें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। ठीक है, फंक्शंस क्या है, काम क्या है, कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है बॉडी के अंदर? एक तरह से कह दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बॉडीगार्ड, ऑफ द सेल्स। यह कोशिका का बॉडीगार्ड है। कौन सा वस्तु सेल के अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा, नियंत्रण मार्ग, कंट्रोलिंग इसके पास है। सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल पासेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। आ रही बात समझ में? यानी कोशिकीय वस्तुएं कोशिका के अंदर और बाह्य वस्तुएं का नियंत्रण मार्ग करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड। जैसे हम बॉडी की बात करें तो हमारा बॉडीगार्ड क्या है? हमारा बॉडीगार्ड WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या करता है? लड़ता है। जितने भी जो बीमारी से पैरासाइट हैं, चाहे वो वायरस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें। इसीलिए बॉडी का अगर बॉडीगार्ड की बात करेंगे या पुलिसमैन की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, तब WBC। ठीक है, देखिए अब आ जाए सेल वॉल, जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा। किसमें पाई जाएगा ये? फाउंड इन अ प्लांट सेल। पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर क्या होता है? सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, जो क्या होगा? नॉन लिविंग एंड फ्रीली प्रीमेबल, निर्जीव और स्वतंत्र रूप से पारगम्य। कोई कंट्रोलिंग नहीं है,
निर्जीव होगा। अरे बात समझ में? तो हमेशा याद रखिए कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल पाया जाता है। किसका बना होता है सेल वॉल? सेल्यूलोज। हमेशा याद रखिएगा, प्लांट सेल में, पादप कोशिका में जो सेल वॉल होगा वो सेल्यूलोज का बना होगा। लेकिन अब आपके जेहन में आएगा, सर फंगस में किसका बना होता है? भैया फंगस में काइटिन का बना होता है। फंगस यानी कवक। कवक यानी कैसे याद रखें, आपको याद दिलाता हूं, मशरूम जो आपने कई बार देखा होगा व्हाइट कलर का होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसमें। तो अब इस मशरूम देखे होंगे अगर व्हाइट कलर का है, ऐसा है ना, गोल ऐसी बनी होती है, उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, तभी तो आसानी से दब जाता है वो। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। तो सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा, ये तीनों के तीनों सेंटेंस अपने आप में क्वेश्चन है। फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। ये करता क्या, फंक्शंस क्या है इसके? कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करना, प्रोवाइड शेप। अब सोचिए अगर सेल वॉल नहीं होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा, तो हम किसी भी जो पेड़ का जो आकृति है, हम शेप और साइज में हम जो पेड़ को हम निश्चित शेप हम नहीं दे सकते हैं, निश्चित आकृति नहीं प्रदान किया जा सकता है। तो क्या करता है? सबसे पहले एक शेप प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है, और रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करता है। अभी कुछ देर पहले कहा कि आंधी तूफान आता है तो हम बचने के लिए घर आ जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अगर स्ट्रांग नहीं होगा, रिजिडिटी नहीं होगा, तो ये हल्की सी हवा चलेंगी और पौधे गिर जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं। अब सबसे पहले क्या था? प्लाज्मा झिल्ली था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे हम, एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित द्रव, या कहें कभी कभी द्रव के जगह पे तरल लिखा हुआ मिलता है, तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई? पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज की गई थी पुरकिंजे साहब के द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना भी चीज अभी बताया मैंने, डिस्कवरी, उसका निर्माण किससे हुआ है, और फंक्शंस, यही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किससे हुआ है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन 80% क्या है? वाटर है। यानी 20% में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, और 80% जल है। अब एक क्वेश्चन आया, पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म में इनमें से सबसे अधिक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जल की मात्रा पाई जाती है 80%। तो कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेशियो है, अनुपात है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का जो रेशियो है, वो कितना है? 81:19, 81:19 के अनुपात में है। फंक्शंस क्या होगा? तो फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन क्या है प्रोटोप्लाज्म का? लिक्विड अंदर है और वो अच्छी तरीके से गाढ़ा पदार्थ है जो वर्क करता है सेल के अंदर। ठीक है, अब आ जाए हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है। सबसे पहले समझिए कि ये इसकी संरचना ये कहां पाया जाएगा? अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसकी जो संरचना है
नलिकाओं के झिल्लीदार जाल जैसी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी कहां पाया जाएगा ये? कोशिका साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा ये। काम क्या है इसका? या एक और न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है, और दूसरी ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीच में एक तरफ केंद्रक से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है ये। इट इज अटैच्ड with the nucleus on one side and on another joint side with the plasma membrane. Functions क्या है? Functions की बात करें, it helps in the distribution of material, या पदार्थ के वितरण में मदद करता है। पदार्थ यानी हमने देखा कि जो लिक्विड पार्ट है अंदर में ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर आपका वाटर था। तो जो अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं उस पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या करता है? मदद करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। जैसे अभी हमने देखा सर सेल वॉल, जो प्लांट है, सेल वॉल क्या करता है? मदद करता है, सपोर्टिंग करता है फ्रेमवर्क में। यानी ऐसे समझिए, जो हमारा बॉडी है, अगर हम बोन्स को हटा दें, स्केलेटल को हटा दें, तो फ्रेमिंग पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी कैसी है। वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हटा दिया जाएगा तब कोशिका का सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे मान लें या ऐसे मान लें, वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई भी सेल का जो स्ट्रक्चर किस पर निर्भर करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य चालिका पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा गिरह, पावर हाउस। क्यों कहते हैं पावर हाउस? भैया एनर्जी इसी से मिलता है, एनर्जी इसी से प्रोवाइड होगा। तो क्या क्वेश्चन बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस, यही सब होगा। देखिए, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें तो दीज आर सिलेंड्रिकल। कैसा है? सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर जैसा बना हुआ है। फिर क्या कहा? रॉड शेप्ड, रॉड की तरह, छड़ाकार या गोलाकार संरचना है। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बेलनाकार, छड़ आकार या गोलाकार संरचना होती है। इसकी खोज किसने की? अल्टमैन ने 1886। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन साहब के द्वारा की गई 1886 में। इट इज बॉन्डेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यह एक दोहरी स्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो फंक्शंस क्या है, काम क्या है? यानी सेल को जो एनर्जी मिलता है, किससे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड्स, दैट मींस एटीपी, सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा समृद्ध यौगिकों को, एटीपी को संश्लेषित करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गिरा या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे या आप रेगुलर एग्जाम दे रहे होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक इसके फंक्शन, एक डिस्कवर, खोज किसने की, कब किया गया, और क्यों कहते हैं एटीपी को तोड़ता है और ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गिरा, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली? कभी कभी क्या होता है कि सर जो इसमें लिक्विड पाया जाता है कुछ पॉइजनियस होगा, और
फट जाता है, वहीं विस्फोट कर जाता है, और जैसे ही विस्फोट करता है वो सेल पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में जब आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से किसे जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। किसके द्वारा खोज की गई लाइसोसोम को? डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। डी डुवे द्वारा खोजा गया। ये आप हमेशा डिस्कवर पे फोकस करिएगा। डी डुवे द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर डाइजेशन। यह अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करता है, क्योंकि अब बहुत सारा अंतः कोशिकीय पाचन यानी अब जैसे जो हम भोजन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम हैं वो क्या करते हैं? पाचन में मदद करते हैं। चाहे आप HCl की बात कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लो, तो वैसे ही कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। बट जैसे ही फटता है तब इसे आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है। यानी कहें हम द एंजाइम, उस एंजाइम का नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम में, हाइड्रोलाइटिक। द एंजाइम हाइड्रोलाइटिक इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द इंटायर सेल, सो इट इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। कभी कभी पूरे कोशिका का पाचन कर सकता है, फट जाता है ना, इसलिए इसे आत्मघाती थैला या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंटायर सेल को, पूरा का पूरा सेल को ये नष्ट कर देता है, पचा देता है, नष्ट कर देता है। डी डुवे द्वारा इसकी खोज की गई। अब आ जाते हैं टिश्यूज ऑफ द बॉडी। उत्तक, कई सारे सेल मिलेंगे, उत्तक हो जाएंगे। तो जो हमारा बॉडी है वो कहा था कि मिलियन ऑफ सेल यानी अरबों खरबों सेल को मिलाकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो देखते हैं टिश्यूज ऑफ द बॉडी में क्या है। सबसे पहले समझें टिश्यू है क्या। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। सबसे पहले उत्तक शब्द दिया किसने? द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बिस्ट, यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, इन 1792। उत्तक शब्द 1792 ईस्वी में बिस्ट साहब द्वारा गढ़ा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब सोचेंगे सर हिस्टोलॉजी क्या है? जैसे अभी हमने देखा द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, वैसे ही द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जब उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहेंगे तो साहब हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? बिस्ट साहब को कह देंगे ना, कोई तो प्रॉब्लम होगा नहीं। अरे बात समझ में? चलिए, तो कहा कोशिकाओं का एक समूह जो विशिष्ट कार्य करते उन्हें उत्तक कहा जाता है। जैसे अब ऐसे समझिए, सेंसरी जो हमारा स्किन है, ठीक है, देखिए आगे, ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन। उत्तक की सभी कोशिकाओं में सामान्य उत्पत्ति होती है, ओरिजिन सामान्य होगा। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन उत्तक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उत्तक विज्ञान कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, आखिर उत्तकों का महत्व क्या है हमारे बॉडी में? इट ब्रिंग्स डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन करता है। अब जितने सारे जो कोशिका है, कई सारे कोशिका मिला
तो टिश्यू कहलाया, ऊतक कहलाया। तो जाहिर सी बात है कि सबका काम अलग अलग होगा, श्रम का विभाजन करेगा। क्यों ऐसा करता है? ताकि जो इंडिविजुअल सेल्स है उसका वर्कलोड कम हो जाए। द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इज डिक्रीज्ड। व्यक्तिगत कोशिकाओं का कार्यभार कम हो जाता है। इस कारण से बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन करता है। कहा एज अ रिजल्ट, अब जब श्रम का विभाजन करेगा, कार्यभार कम होगा, तो जाहिर सी बात है कार्यभार कम इन द सेंस, तो टिश्यू का जो लाइफ है वो बढ़ेगा, टिश्यू का लाइफ बढ़ेगा, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग के लाइफ बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी दे सर्वाइव लॉन्गर। बेहतर संगठन और उच्च दक्षता के परिणाम स्वरूप हमारे टिश्यू लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दे बिकेम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम्स। वे अंगों को अंग प्रणालियों में निर्माण के लिए संगठित हो जाते हैं। यानी जितने सारे सेल हैं सब सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण किया, और जितने सारे ऑर्गन हैं वो क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनल यानी अंग का निर्माण करता है, अंग प्रणालियों का निर्माण करता है। अरे बात समझ में? तो सर इस चैप्टर में हमने देखा कि सेल एंड टिश्यू, सेल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, टिश्यू क्या था। यानी इस चैप्टर से आपके कई सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं एग्जाम हॉल में। तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।